नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है 1857 की क्रांति पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड में हम 1857 की क्रांति को दी गई संज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को क्या क्या संज्ञाएं दी, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि 1857 की क्रांति को निम्न संज्ञा किसने दी है। दूसरी जो इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे वो है 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकें, कि 1857 की क्रांति पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तीसरी जो चीज़ इस वीडियो में हम आज के इस पार्ट में पढ़ेंगे वो है 1857 की क्रांति के परिणाम, कि 1857 की क्रांति के क्या क्या परिणाम निकलते हैं। इससे पहले हम 1857 की क्रांति के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 1857 की क्रांति से पहले के जो विद्रोह हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति की भूमिका बनाई थी उनके बारे में चर्चा करे थे, और 1857 की क्रांति के पार्ट सेकंड में हमने 1857 की क्रांति से संबंधित जो व्यक्तित्व थे उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। और पार्ट जो सेकंड था वो मैंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, जिसमें हमने प्रमुख जो व्यक्तित्व थे कि कौन से स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और कौन से स्थान पर विद्रोह को कौन से अंग्रेज अधिकारी या कर्मचारी ने उसको दबाया था। तो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसी क्रम में आज 1857 की क्रांति का ये थर्ड पार्ट है, और इसी के साथ हमारी जो 1857 की क्रांति है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने पहले इस पार्ट को इसलिए लिया है क्योंकि इसके 2 पार्ट हमने लगभग 10-12 रोज़ पहले अपलोड कर दिए हैं। इसका जो थर्ड पार्ट था और ये लास्ट पार्ट है, इसी के साथ 1857 की जो क्रांति का जो पार्ट है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। और 1857 की क्रांति जो है वो हमारे पिछले पाठ्यक्रम में भी थी, और इस बार जो नया सिलेबस आया है उसमें भी इसको यथावत रखा गया है। और मित्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कई मित्रों के कमेंट्स थे कि सर एक टेलीग्राम चैनल भी आप बनाइए जिससे हमें आपके जो पढ़ाए हुए जो वीडियो हैं इनकी पीडीएफ हमें मिल सके। तो मैंने आपको बताया था कि आगे से जो भी मैटर आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आगे जो भी वीडियो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध हो सके। तो चलते हैं आज के जो टॉपिक है कि 1857 की क्रांति को क्या क्या संज्ञाएं दी गई, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी हैं और किसने लिखी हैं, और इसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो 3 चीज़ों पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति को दी गई संज्ञाएं। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग पॉइंट्स इसके बनाए हैं, और पहले इसकी संज्ञा लिखी है, उसके बाद में जिसने ये संज्ञा दी है उस व्यक्ति का नाम है। तो पहली संज्ञा है कि 1857 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह था। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो इस तरह से बनता है कि 1857 की क्रांति को केवल सैनिक विद्रोह किसने कहा। तो ऑप्शन में आपको चूज करना है, चयन करना है के मालेसन, लॉरेंस और होम्स, यानी तीनों ही व्यक्तियों ने 1857 की क्रांति को केवल सैनिक विद्रोह कहा। तो आप समझ चुके हैं कि इस टॉपिक से जो प्रश्न बनेगा वो किस तरह से बनेगा, या फिर कूट चयन से भी ये प्रश्न बन सकता है। एक तरफ 4 संज्ञाएं आ सकती हैं, दूसरी तरफ 4 व्यक्तियों के नाम आ सकते हैं, और नीचे मिलान करके उनका कूट चयन भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको सारी ये जो संज्ञाएं हैं वो आपको याद रखनी है कि कौन सी संज्ञा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है। दूसरी संज्ञा की बात करें कि सैनिक विद्रोह, कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा। तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस, यानी सर जॉन लॉरेंस ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा। तीसरी संज्ञा है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह, यानी 1857 की क्रांति को
धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह किसने कहा? तो इसका जवाब होगा L.E.R. रीज ने। यानी L.E.R. रीज ने 1857 की क्रांति को क्या संज्ञा दी? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह। नेक्स्ट जो संज्ञा है वो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। यानी 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने कहा? तो ये जो संज्ञा दी है उन व्यक्तियों का नाम है जेम्स आउट्रम और W. टेलर। यानी दोनों ही व्यक्तियों ने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। नेक्स्ट संज्ञा है राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो बेंजामिन डिजरेली। ये ऐसी जो संज्ञाएं हैं ये मोस्ट है कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, सैनिक विद्रोह किसने कहा, केवल सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? बेंजामिन डिजरेली ने। नेक्स्ट जो संज्ञा है वो है ये विद्रोह नवाबों और हिंदू राजाओं, जमींदारों, सैनिक, धर्माचार्यों का सामान्य आंदोलन था। यानी 1857 की क्रांति को नवाबों और हिंदू राजाओं, जमींदारों, सैनिक, धर्माचार्यों का सामान्य आंदोलन किसने कहा? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर ताराचंद ने। ये भारतीय लेखक थे। इन्होंने 1857 की क्रांति को निम्न संज्ञा दी थी। नेक्स्ट जो संज्ञा है वो है कि 1857 का जो विद्रोह है वो जातीय और राष्ट्रीय था परंतु धार्मिक नहीं था। ये भी इम्पोर्टेंट संज्ञा है कि 1857 के विद्रोह को जातीय और राष्ट्रीय किसने बताया था। लेकिन इस व्यक्ति ने ये भी कहा था कि ये जो 1857 की जो क्रांति है, जो विद्रोह है, ये धार्मिक नहीं था। तो ये बात कहने वाले, ये संज्ञा देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मौलाना आज़ाद। यानी मौलाना आज़ाद ने 1857 की क्रांति को निम्न संज्ञा दी थी। नेक्स्ट जो संज्ञा है वो है सैनिक असैनिक दोनों का संयोग। तो 1857 की क्रांति को सैनिक और असैनिक दोनों का संयोग किसने कहा है या फिर निम्न संज्ञा किसने दी है? तो इसका जवाब होगा शशि भूषण चौधरी। यानी शशि भूषण चौधरी ने निम्न संज्ञा दी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी संज्ञाएं, आपको सारी जो संज्ञाएं हैं वो किसी भी ट्रिक से पढ़ करके या फिर आपके जो भी तरीका है उस तरह से इनको याद रखना है। नेक्स्ट संज्ञा है, इम्पोर्टेंट है कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, संज्ञा है कि 1857 की क्रांति को दी गई थी। तो ये जो संज्ञा देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे R.C. मजूमदार। और 1857 की क्रांति में इनकी जो पुस्तकें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है R.C. मजूमदार की। 1857 का संग्राम स्वतंत्रता संग्राम ही था। तो 1857 के संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द वो ही शब्द कि 1857 का संग्राम स्वतंत्रता संग्राम ही था। तो ये संज्ञा किसने दी थी? सुरेंद्रनाथ सेन ने। SN सेन भी नाम आ सकता है। कई बार क्या होता है, हम जैसे सुरेंद्रनाथ सेन हम याद रख लेते हैं और हमारे ऑप्शन में आता है SN सेन, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें याद नहीं रहता है कि SN का मतलब भी सुरेंद्रनाथ ही है। तो ये जो नाम है ये शॉर्ट में भी आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि आपको सही ढंग से उन प्रश्नों का जवाब देना है। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह किसने कहा? तो मुंशी जीवन लाल ने और सर सैयद अहमद खान ने। तो मुंशी जीवन लाल और सर सैयद अहमद खान दोनों ही व्यक्तियों ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह बताया है। नेक्स्ट जो संज्ञा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम। तो 1857 की क्रांति राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए यानी देश की आज़ादी के लिए एक सुनियोजित संग्राम था, एक वेल प्लान्ड संग्राम था। तो ये किसने कहा था? ये कहा था अशोक मेहता ने। मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था। तो मेरठ की जो क्रांति थी उसके बारे में ये बात किसने कही थी
कि मेरठ का जो विद्रोह था वो गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था। तो जिस तरह से गर्मियों में जो आंधी आती है वो अचानक आती है और अल्पकालीन यानी थोड़ी देर के लिए आती है, उसी तरह से मेरठ का जो विद्रोह था, मेरठ की जो 1857 की क्रांति थी, वो अचानक आई थी और अल्पकालीन यानी थोड़ी देर के लिए थी। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कहने वाले व्यक्ति भी थे सुरेंद्र नाथ सेन। तो सुरेंद्र नाथ सेन के बारे में यहाँ पर दो संज्ञाएं आई हैं, दोनों ही आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो नोट्स का जो पहला पेज है, इस पर सारी जो संज्ञाएं हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि 1857 की क्रांति को दी गई जो प्रमुख प्रमुख जो संज्ञाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिया था, वीडियो के स्टार्ट में भी हमने बताया था कि आज के इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो पहली स्लाइड में हमने 1857 की क्रांति को दी गई जितनी भी जो संज्ञाएं थी उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है कि 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक। और जो संज्ञाएं दी गई है वो जो संज्ञाएं हैं वो उनकी पुस्तकों में ही हमें मिलती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें किसी से सुन के वो संज्ञाएं याद की हो कि इस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, क्योंकि उनकी किताबों से ली गई ये संज्ञाएं हैं। तो प्रमुख प्रमुख जो किताबें हैं जो 1857 की क्रांति से संबंधित है, 1857 की क्रांति पर लिखी गई है, उनको भी आपको परीक्षा की दृष्टि से हमें याद रखना है। तो पहली किताब है द ग्रेट रिबेलियन। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अशोक मेहता। नेक्स्ट जो बुक है वो है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस किताब के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। और जैसे हमने संज्ञाओं में भी पढ़ा था कि आर.सी. मजूमदार ने भी एक संज्ञा दी थी, अशोक मेहता ने भी संज्ञा दी थी, तो ये जो संज्ञाएं हैं ये निम्न किताबों से ली गई थी। तो यहाँ पर आपको उनको रिलेट करके भी पढ़ना है। आप चाहे तो अपने जो नोट्स हैं उसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द ग्रेट रिबेलियन डैश लगा के अशोक मेहता, और उसके आगे उस परिभाषा को भी लिख सकते हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये जो परिभाषा है ये निम्नलिखित बुक से ली गई है, फला किताब से इसको लिया गया है। नेक्स्ट बुक है रिबेलियन 1857। इस पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं पी.सी. जोशी। तो पी.सी. जोशी ने 1857 की क्रांति से संबंधित कौन सी किताब लिखी है? तो रिबेलियन 1857। नेक्स्ट जो बुक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय आज़ादी के लिए पहला युद्ध। तो वी.डी. सावरकर, ये जो किताब लिखी है वो वी.डी. सावरकर ने लिखी है। और यहाँ से एक बार प्रश्न भी पूछा गया था एग्ज़ाम में कि 1857 की क्रांति को आज़ादी का प्रथम विद्रोह किसने कहा था? तो इसका जवाब था वी.डी. सावरकर। और उनकी पुस्तक का नाम भी यही है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय आज़ादी का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट जो किताब है वो है भारत में राष्ट्रवाद। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सत्यासे। सत्यासे ने ये किताब लिखी है। और नेक्स्ट बुक है 1857, यानी 1857। तो इस किताब के जो लेखक है वो है सुरेंद्र सेन। और सुरेंद्र सेन की भी 2 परिभाषाएं आई थी, वो भी इसी बुक से थी 1857। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 4 या 5 जो किताबें हैं वो आपको याद रखनी है। प्रमुख प्रमुख ये किताबें हैं जिनसे आपके प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है आज के इस वीडियो का वो है 1857 की क्रांति के परिणाम, यानी 1857 की क्रांति के क्या क्या परिणाम निकलते हैं। तो पहला जो प्रमुख परिणाम था, जो रिजल्ट निकल कर आता है, वो ये था कि 1858 के अधिनियम के तहत कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश सम्राट का शासन स्थापित हो जाता है। तो 1857 की क्रांति से पहले भारत में कंपनी का शासन था, यानी कंपनी के जो अधिकारी थे वो ब्रिटेन से यहाँ पर भेजे जाते थे और पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो व्यवस्था है वो कंपनी के हाथ में थी। लेकिन कंपनी से असंतुष्ट होने के कारण ही कंपनी के जो व्यवहार थे
उससे असंतुष्ट होने के कारण ही भारत में 1857 की क्रांति होती है और उसके रिजल्ट के परिणाम स्वरूप 1858 का एक अधिनियम बनाया जाता है, जिसके तहत कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया जाता है और भारत का जो शासन है वो डायरेक्ट ब्रिटेन के हाथों में चला जाता है और भारत की जो शासन व्यवस्था है वो डायरेक्ट ब्रिटेन से संचालित होने लगती है। तो ये सबसे बड़ा परिणाम निकल कर आता है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो रिजल्ट परिणाम निकलता वो है कि कंपनी पर नियंत्रण के लिए भारत सचिव का पद सृजित कर दिया जाता है, जिसमें 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद भी बनाई जाती है, जिसमें 8 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चुने जाते थे। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारत सचिव पद मंत्रणा परिषद में कितने सदस्य होते थे। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 15 सदस्य। या फिर कंपनी पर नियंत्रण के लिए 1857 की क्रांति के बाद कौन सा पद सृजित किया गया। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा भारत सचिव। तीसरा जो प्रश्न बनता है कि 15 सदस्यों में से सरकार द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे। तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 8 सदस्य। या फिर नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मंत्रणा परिषद में कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता था। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 7 सदस्य। तो कहने का मतलब है कि कैसा भी प्रश्न हमसे पूछा जाए, किसी भी तरह से उसको उलट फेर करके परीक्षा में प्रश्न को पूछा जाए, हमारा जो जवाब हो सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट जो रिजल्ट निकल कर आया वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तो इससे पहले कंपनी के साथ एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी रहता था, उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। योग्यता और ईमानदारी से सरकारी सेवाओं की भर्ती करने के लिए 1861 में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम बनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जनपद सेवा अधिनियम कब बनाया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1861 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके और वाइसराय कर दिया गया। यानी 1857 से पहले जब तक भारत में कंपनी का शासन था तो कंपनी का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसका जो पद था उसको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे ही कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारतीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के हाथों में चली जाती है तो गवर्नर जनरल के पद के नाम को बदल करके और उस पद के स्थान पर वाइसराय पद कर दिया जाता है। और प्रथम वाइसराय के बारे में पूछे कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे, तो उसका जवाब हो जाएगा कैनन। यानी कैनन भारत के प्रथम वाइसराय थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए कौन से कमीशन यानी कौन से आयोग का गठन किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा पील कमीशन। और ये जो पील कमीशन है इसका जो गठन है वो भी कब किया जाता है, वो भी 1857 की क्रांति के बाद किया जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने प्रमुख 3 पॉइंटों पर आपसे चर्चा करी है। तो मित्रों, आज का जो कंटेंट वो आपको कैसा लगा, और कल हमने जो नया सिलेबस है उस पर बिल्कुल समीक्षात्मक एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने टॉपिक वाइज आपसे चर्चा करी थी कि 2022 का जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसके यूनिट वाइज कौन से टॉपिक नए जुड़े हैं, कौन से टॉपिकों को हटाया गया है और किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं और प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं तो लगातार फर्स्ट ग्रेड की कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।